Hello everyone, welcome to this ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इस लेक्चर के अंदर अपन सीखेंगे रासायनिक सूत्र लिखना, कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए अपने को किन चीज़ों की नॉलेज होनी आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जानना जरूरी है कि धनायन क्या होता है। तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो परमाणु है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या ग्रहण करता है। परमाणु क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उस परमाणु से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, या परमाणु के अंदर जाएगा। तो जैसे ही कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो उसके आधार पर आयन बनते हैं। क्या बनते हैं? आयन। और आपको यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो आयन है उसे बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे? धनायन। और दूसरे प्रकार का आयन है उसे बोलेंगे ऋणायन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धनायन के बारे में कि आखिर धनायन होता क्या है। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो धनायन है उसके अंदर क्या करेगा कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक अपन परमाणु बनाते हैं, परमाणु के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें अपन लिख लेते हैं ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, उसका ये नाभिक है परमाणु का, और उसके चारों ओर ये है कक्षाएं। कक्षाओं को अपन कक्ष भी कह सकते हैं, कक्ष या कक्षाएं। तो ये एक प्रकार से अपन ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्थिर रहते हैं, और यहाँ पर इसके जो कक्षाएं होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस प्रकार से, या ऐसे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले वाले कोष के अंदर कोई भी परमाणु, इसके पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक अपन परमाणु लेते हैं सोडियम का। सोडियम परमाणु आपको यह भी पता होगा कि 11 नंबर पे आता है। अब देखिए, आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि जितने नंबर पे परमाणु आएगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है परमाणु क्रमांक से, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान होती है परमाणु क्रमांक के। तो 11 नंबर पे आएगा तो इसमें सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, उसके चारों ओर अपन ने गोला कर दिया, ये अपना नाभिक हो गया। उसके बाद में इसकी जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी वाली कक्षा है उसमें अपन क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तीसरी वाली कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। क्यों? क्योंकि इस सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, पहली वाली कक्षा के अंदर 2 भर दिए, दूसरी वाले में 8 भर दिए, कितने हो गए? 10। पीछे कितना रहा? 1। तो यहाँ पर तीसरे वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब क्या होता है कि ये जो परमाणु है, सोडियम परमाणु, इसको इस नेचर के अंदर रहना है, इस प्रकृति के अनुकूल रहना है, प्रकृति के अंदर उसका अस्तित्व रखना है सोडियम को, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। काम ये है, यानी कि एक प्रकार से ये नियम ही है, अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल भी कहते हैं उसको। अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु तब अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है जब उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बाहर वाले कोष के अंदर, बाहर वाली कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है, उनके पास में 2 कंडीशन है। या तो ये अपना पहली कंडीशन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसको क्या कर देना है? त्यागना। दूसरी कंडीशन क्या है कि अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन है कोष में, बाह्यतम कोष में, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड करे, जोड़ना, मतलब ग्रहण करना। अब देखो, कोई भी व्यक्ति आसान काम करना ज्यादा पसंद करता है। जितना ज्यादा
आसान काम हो जाए वो कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आप ही बता सकते हैं। तो इसमें सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, उसके क्या फायदा होगा, बाह्यतम कोश तो खाली हो जाएगा। लेकिन देखिए उदाहरण के तौर पर अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये पूरा कोश खाली हो गया। तो पूरा कोश खाली हो गया तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो ये पूरा कोश गायब हो गया। और गायब होते ही क्या हुआ कि अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी कि अंदर वाला जो कोश था वो अब बाह्यतम कोश बन गया है। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका मतलब है इसका अस्तित्व संभव है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, और त्यागने वाला एक प्रकार से धनी माना जाता है। धनायन का अर्थ होता है कि जो मतलब त्याग कर सकता है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में जब वो परमाणु है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला आयन है उसको बोलेंगे धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। अब उसी प्रकार से अगला पॉइंट समझते हैं, ऋणायन। क्या समझते हैं, ऋणायन। या ऋणायन के अंदर क्या होता है, ऋणायन के अंदर धनायन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब ऐसा आयन जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाए, या ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ग्रहण करने के बाद में उस परमाणु को अपन क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। और एग्जांपल में लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का। किसका एग्जांपल लेंगे, फ्लोरीन का। अब आपको तत्वों की जो सारणी है वो लगभग 30 तक याद रखनी है। 9th-10th के स्टूडेंट्स को 30 तक तत्वों का नाम है वो आपको याद रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं 9 नंबर के तत्व की बात कर रहा हूँ। कितने नंबर के, 9 नंबर के तत्व की बात कर रहा हूँ। 9 नंबर का जो तत्व है उसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है, फ्लोरीन। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसके अंदर लिखते हैं। उसका पहले वाला कोष है वो बनाते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में दूसरे वाला कोष बनाते हैं, उसके अंदर देखिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या होता है कि पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाला कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के पास में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले कोष में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे कितने रहे, 9 में से 2 गए, पीछे कितने रहे, 7। तो दूसरे वाले कोष में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अब इसको अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है फ्लोरीन के लिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में है वो त्याग दे। और ये काफी मुश्किल होती है कंडीशन इसके लिए। और तो ये कंडीशन आसान है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। सॉरी, मैंने यहाँ ग्रहण करना लिख लिया। फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जैसे ही फ्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आया तो फ्लोरीन के पास में एक माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस मतलब ऋणायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन आता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए अभी के लिए। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कुछ आयनों के नाम है वो इसको बाद में अपन एक बार और देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड को। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, अपने को तो जो टॉपिक था अपना वो था रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सोडियम आया तो ये जो सारणी पीछे दे रखी थी अभी इसको वापस रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी आपने देखा था सोडियम, तो सोडियम के ऊपर क्या है, Na+, मतलब सोडियम धनायन है एक प्रकार से। और उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है सोडियम के पास में एक प्लस आता है। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम लिखा हुआ है इसके पास में लिखना है Na+।
अब देखिए, आपको कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि Na और प्लस ऊपर लिख लेते हैं, और कभी कभार क्या करते हैं कि कोई भी जो प्लस है वो यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। और कभी कभार एक और कंडीशन है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अपन मैग्नीशियम की बात करें, Mg+2 की बात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि Mg है वो तो उस ऐसे लिखेंगे, फिर इसके ऊपर प्लस लगाएंगे और 2 यहाँ नीचे लिखेंगे, तो ऐसी आपको गलतियां नहीं करनी है। फिर देखिए, ये जो क्लोराइड है, तो क्लोराइड का आयन अपन ने नहीं बनाया है या और देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब देखिए, सोडियम के ऊपर एक प्लस, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस, तो इस प्रकार से इनके प्रतीक लिखने हैं, और प्रतीक के ऊपर आयन कितने हैं, संयोजकता कितनी है, वो लिखने हैं। फिर उनके बाद में इसके ऊपर जो प्लस कितने हैं, इसके ऊपर प्लस है, सिर्फ प्लस ही लिखा हुआ है, कितने हैं वो तो लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर +1 है। कितना है? +1। क्लोरीन है, उसके ऊपर माइनस कितने हैं, तो सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इसके ऊपर -1 है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको ये वाली संयोजकता है उसको इस तरफ लेकर जाना है, और इस वाली संयोजकता को इस तरफ लिखना है, और आपको प्लस माइनस भूल जाना है। प्लस माइनस क्या करना? भूल जाना। तो यहाँ पर 1 लिखना है, और यहाँ पर भी क्या लिखना है? 1। इसका जो प्लस था, प्लस को लेकर नहीं आना है, इसका जो माइनस है उसको यहाँ लेकर नहीं आना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है Na, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर लिखना है Na, और Na के पास में जब 1 लिखा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो, क्योंकि Na खुद अकेला है, एक ही है। फिर उसके पास में Cl लिखना है। क्या लिखना है? Cl। और Cl के पास में भी 1 लिखा हुआ है, Cl के सीध में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और Na के सीध में ये यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपना जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ? NaCl। अब उसी प्रकार से अपन सूत्र बनाएंगे पोटेशियम क्लोराइड का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, पोटेशियम का प्रतीक होता है K+, और क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl-। एक बार आसानी में देखना है तो आप देख लेते हैं, वैसे ये सही है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला था कि सोडियम आयन है, उसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक का संकेत क्या होता है? Na+। क्या होता है? प्लस। और इसके ऊपर प्लस कितना है? सिर्फ प्लस दर्शाया हुआ है, इसका मतलब +1 है। कितना है? +1। उसी प्रकार से आपने अभी देखा था पोटेशियम, तो पोटेशियम का K+ आएगा। क्या आएगा? K+। और इसका जो ऊपर I+ है, मतलब इसका ऊपर, तो इसके ऊपर जो संयोजकता है या फिर आवेश है वो +1 है। उसी प्रकार से आपने एक शब्द और देखा था, क्लोराइड। क्या शब्द देखा था? क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे माइनस वाले हैं, -1 वाले हैं। तो यहाँ पर Cl- क्लोराइड आयन, और माइनस है सिर्फ, तो इसका मतलब -1 है। तब देखिए, जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, उसी प्रकार से आपको पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र भी देखना है और बनाना है, याद करोगे। उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो एग्जाम्पल है मैं लेता हूँ, और ये एग्जाम्पल अपन यहाँ पर करेंगे, और उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca+2, ठीक है, और ऑक्साइड का प्रतीक होता है O-2। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें देखो जो इसके आयन है इसके ऊपर +2, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी है कि Ca और प्लस आपने ऊपर लिख लिया, 2 नीचे लिख लिया, ये गलत हो जाएगा। आपको Ca+2 का प्रतीक ऐसे ही लिखना है, Ca लिखा, फिर इसके ऊपर प्लस, और फिर इसके ऊपर आगे 2, ठीक है। और उसी प्रकार से O-2 है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? -2। संयोजकता का मतलब होता है ऊपर कितनी जो आयन लिखे हुए वो लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस माइनस को भूलते हुए, प्लस माइनस को भूलते हुए आपको जो संयोजकता है उनको क्रिस क्रॉस मेथड है, इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। और क्योंकि ये क्रॉस में संयोजकता है वो इधर उधर होती है, तो ये कैल्शियम की संयोजकता है वो ऑक्सीजन की सीध में लिखनी है, और ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कैल्शियम की सीध में लिखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों तरफ 2-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको दोनों को भी आधा आधा करना है, यानी कि जहां तक
दोनों में 2 का भाग जाता है, वहां तक भाग देना है। तो इसमें 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और इस 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब यहाँ पर देखो आपको लिखना है, सबसे पहले कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा, कैल्शियम की शीट में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो कैल्शियम की शीट में 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 से लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की शीट में कितना लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की शीट में भी यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बना, CaO। उसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है Mg+2 और ऑक्साइड का प्रतीक होता है O-2, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र आपको खुद को बनाना है, ठीक है ना। अगला सूत्र है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको ये प्रतीक तो याद करने ही पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करोगे तो प्रतीक है आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al+3+3, उसके बाद में O का -2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनके प्रतीक है, तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। Al का +3, ऑक्सीजन का O-2, फिर क्या करना है, इसकी संयोजकता इस तरफ लिखनी है, इसकी संयोजकता इस तरफ लिखनी है। तो -2 की संयोजकता प्लस माइनस भूलते हुए इस तरफ लिखनी है, और +3 की संयोजकता प्लस माइनस भूलते हुए इस तरफ लिखनी है। अब देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की सीध में अब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, ठीक है ना, तो 2 लिख दिया। फिर ये ऑक्सीजन है, इसकी सीध में अब कितना लिखा हुआ है, लास्ट में 3 लिखा हुआ है, तो O लिखना है और O के पास में 3 लिखना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ, Al2O3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, लेकिन अभी मैं आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर 2 सारणी दे रखी है। आप सारणी आसानी से बोझ करके देख लेना, यहाँ पर सारणी दे रखी है और यहाँ पर सारणी दे रखी है। तो एक तो ये जो सारणी है, ये इस सारणी को बोलेंगे एकल परमाणुक आयन की सारणी। कौन सी, एकल परमाणुक आयन। कौन से आयन, एकल परमाणुक आयन, मोनो एटॉमिक आयंस, ठीक है। तो ये एकल परमाणुक आयन की सारणी है। और जो दूसरी वाली सारणी है ना, उसको बोलेंगे बहु परमाणुक आयन। कौन से आयन, बहु परमाणुक आयन, पॉली एटॉमिक, सॉरी, बहु परमाणुक आयन, पॉली एटॉमिक आयंस, बहु परमाणुक आयन, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाली जो टेबल है और ये वाली टेबल है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको सबसे पहले वो जानना जरूरी है। इस वाली टेबल में आप देखोगे तो सारे परमाणु हैं, उसके अंदर एक ही आपको परमाणु दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसमें आपको सिर्फ H दिख रहा है। सोडियम है तो उसके आगे N दिख रहा है, मतलब सोडियम अकेला है। यहाँ पर पोटेशियम अकेला है, या Ag अकेला है, या मैग्नीशियम भी अकेला है, कैल्शियम है वो भी अकेला है, जिंक है वो भी अकेला है, Cu अकेला है। इसके ऊपर +2 है, इसका +2 का मतलब है कि इसकी संयोजकता 2 है, ये जिंक 2 नहीं है। जिंक के जो आयन है वो 2 नहीं है, जिंक आयन की संयोजकता कितनी है, 2 लिखी हुई यहाँ पर, वो आपको ध्यान देना है। अब उसी प्रकार से फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ऑक्सीजन का आयन है, ठीक है, ये सल्फर का आयन है, ये नाइट्रोजन का आयन है, और ये फॉस्फोरस का आयन है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो बहुपरमाणुक आयन है ना, उसको ध्यान से देखो आप। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम आयन। कौन सा आयन, अमोनियम आयन। अब यहाँ पर देखो, अमोनियम के अंदर एक परमाणु आपको दिख रहा है N, और दूसरा परमाणु दिख रहा है आपको H, ठीक है ना। तो N कितना है, N यहाँ पर 1 है, कितना है, 1, सिर्फ N लिखा हुआ इसका मतलब 1 है। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं। तो एक तो बहुपरमाणुक आयन है, मतलब अलग अलग प्रकार के आयन है। तो यहाँ पर एक तो है नाइट्रोजन और एक आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन। अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि OH-। क्या यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने परमाणु हो गए, 2। यहाँ पर कितने हुए थे ऊपर आगे, यहाँ पर 5 हुए थे। फिर उसी प्रकार से NO3-, तो एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन, कितने हुए, 4 हो गए। यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसी प्रकार से बहुपरमाणुक आयन है। और पहले वाले सारणी में क्या था, पहले वाले सारणी में जैसे Ag लिखा हुआ है, तो Ag में A और G अलग अलग परमाणु नहीं है, ये दोनों अकेला परमाणु है। इसमें आपको कैसे पता करना है कि ये Ag लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 परमाणु अकेला परमाणु। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी परमाणु है तो परमाणु का पहला अक्षर है वो हमेशा बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अंदर 2 परमाणु नहीं है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर प्रतीक का जो इसका प्रतीक है, जो इसका नाम है मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म में,
तो उसके अंदर एम है वो पहला लेटर है इस प्रतीक का, वो बड़ा आएगा, और कोई 2 लेटर वाला नाम है तो उसमें दूसरा लेटर है वो छोटा आएगा। तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर कोई इसी प्रकार से लिखा हुआ है CO, क्या बात करें, CO, और एक होता है CO। अब देखो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होगा कि जो CO है, क्या है, CO, तो CO में क्या करना है कि एक तो है कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। एक तो कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। और जो कोबाल्ट है, आपने नाम सुना होगा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के अंदर देखो सी तो बड़ा है और ओ छोटा है। जब ओ छोटा है इसका मतलब ये सी के साथ में जुड़ा हुआ है, और जब सी के साथ में ओ जुड़ता है, CO होता है, उसको अपन बोलते हैं कोबाल्ट। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। और जो ऊपर लिखा हुआ है C और O, ठीक है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये इतना आपको ध्यान देना। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर देखो, अब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम का प्रतीक आपको पता ही होगा, सोडियम का प्रतीक N है और इसका जो आयन है वो प्लस है। उसी प्रकार से OH हाइड्रोक्साइड, अभी आपने देखा होगा कि जो ये हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 होते हैं उसमें, हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, OH माइनस। अब देखो धीरे धीरे आप रूल को समझोगे, एक साथ में आपको समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो OH माइनस है ना, तो इसमें कितने परमाणु गए, 2 परमाणु में, ठीक है ना। तो अब आप सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सोडियम का प्रतीक है +1 है, ऑक्सीजन का प्रतीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में जुड़े हुए तो उसका प्रतीक है हाइड्रोक्साइड का, वो भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर है +1। ये जो +1 है वो इस तरफ जाएगा और माइनस है वो इस तरफ आएगा, और माइनस और प्लस को भूल जाना है, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। तो सोडियम की सीध में अपन Na और 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, OH है उसकी सीध में भी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अगला सूत्र देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है आप बनाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बना के देता हूँ आपको। कैल्शियम का जो प्रतीक है वो है Ca+2, ठीक है ना, और OH माइनस है हाइड्रोक्साइड का प्रतीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, Ca+2 और OH-1 इस प्रकार से लिखेंगे। तो -1 है वो इस तरफ आ जाएगा और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आपको भूलना है दूसरे स्टेप में। फिर ये जो +2 है उसकी जगह पर अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। कि जो Ca की सीध में 1 लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और OH उसकी सीध में जो 2 लिखा है उसको लिखना है, और वो भी नीचे की तरफ लिखना है OH के पैरों में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर OH साथ में है और इसके साथ में ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों परमाणु को साथ पहले कोष्टक में बंद करेंगे OH को। क्यों, क्योंकि ये बहुपरमाणु का आयन है और बहुपरमाणु का आयन को पहले कोष्टक में बंद करना पड़ता है, फिर बाहर जो संख्या लिखी हुई है उसको लिखना है। पिछले वाले स्टेप में अपन ने क्या किया था आपको पता है, यहाँ पर 1 था, OH की सीध में क्या था, 1 था, OH की सीध में 1 था, और जब 1 होता है तो इसको अपने को लिखने की जरूरत होती नहीं है, और होती नहीं है तो इसलिए अपने OH के बाहर कोष्टक बनाया ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर आपको बनाना जरूरी है। तो जब यहाँ पर कोष्टक बनाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कोष्टक बनाने के बाद में आपको इसके कोष्टक के पैरों में यहाँ पर क्या करना है, 2 लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, Ca, और Ca के पास में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर OH है उसको कोष्टक में बंद करेंगे और फिर लिखेंगे 2। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनेगा। फिर अगला सूत्र है हाइड्रोजन क्लोराइड। वो तो आप बना सकते हैं क्योंकि वो आसान है, हाइड्रोजन का प्रतीक है H+ और क्लोराइड का प्रतीक है Cl-, आप बना दीजिए। फिर उसके बाद में अगला जो सूत्र है वो है सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट, एक मिनट, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रेट तो दे रखा है, उसके साथ में ये सोडियम नाइट्रेट का तो बनाएंगे, उसके अलावा आपको 2 और सूत्र बनाने, ठीक है ना। एक सूत्र है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले अपन जो सूत्र बनाएंगे, वो जो सूत्र बनाएंगे, एक मिनट,
वो जो सूत्र बनाएंगे वो बनाएंगे अपन सोडियम नाइट्राइड का, सोडियम नाइट्राइड का, ध्यान से नाम को पढ़ना, सोडियम नाइट्राइड का। दूसरा सूत्र बनाएंगे अपन सोडियम नाइट्राइट का, किसका? नाइट्राइट का। और जो तीसरा सूत्र बनाएंगे अपन वो बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट का। मतलब तीनों मिलते जुलते आपको नजर आ रहे हैं। एक में नाइट्राइड, क्या आएगा? इड आ रहा है। एक में आ रहा नाइट्राइट, इट आ रहा है। क्या आ रहा है? इट। इसमें और इसमें एक अक्षर का फर्क है, यहाँ पर ड लिखा हुआ है और यहाँ पर ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? नाइट्रेट, एट, पीछे एट आ रहा है, इसमें आइट आ रहा है, इसमें आइड आ रहा है। ठीक है ना? तो माइनर डिफरेंस है। अब देखो सोडियम तो तीनों में, और सोडियम का प्रतीक तो समान है, एक जैसा ही है, Na+। क्या है? Na+। अब देखो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड लिखा हुआ है, तो नाइट्राइड का जो प्रतीक होता है ना वो आपको ध्यान देना है, -3 है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सोडियम है, उसका प्रतीक आपको पता ही है, Na+। नाइट्राइड का प्रतीक है वो आपको ध्यान से देख के लिखना है, नाइट्राइट है, नाइट्राइड है या नाइट्रेट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NO2- आएगा। क्या आएगा? NO2-, ये इसका प्रतीक है नाइट्राइट का। फिर जो तीसरे वाला सूत्र है उसमें आपको लिखना है, सोडियम का प्रतीक आपको पता ही है, Na+, नाइट्रेट का प्रतीक है NO3-, ठीक है ना। उसके बाद में अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर Na+ का +1, यहाँ पर -3, जो ऊपर लिखा हुआ ना वो वापस यहाँ पर नीचे की सीध में लिखना है। उसके बाद में प्लस माइनस भूल के जो इसकी संयोजकता इस तरफ, इसकी संयोजकता इस तरफ, इसकी संयोजकता आ जाएगी 3, इसकी संयोजकता आ जाएगी 1। फिर सोडियम की सीध में कितना आया? 3 आया, तो 3 इसके पैरों में लिखना सोडियम के। नाइट्रोजन की सीध में कितना आया? 1 आया, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसका सूत्र क्या बना? Na3n। सोडियम नाइट्राइड का सूत्र पूछे तो आपको लिखना है Na3n। फिर उसके बाद में सोडियम है, उसका जो प्रतीक है उसके ऊपर आयन है +1, इसका जो आयन है वो -1। अब देखो प्लस माइनस है और उसके आगे क्या है? 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं अपने मेथड से। इस 1 को इस तरफ लिखना है, इस वाले 1 को इस तरफ लिखना है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, प्लस माइनस भूल दो। फिर जाओ देखो Na की सीध में 1 और NO2 है, वो बहुपरमाणु आयन, लेकिन फिर भी इसके बाहर है, कितना है? 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कोष्टक भी नहीं लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या हुआ? NaNO2। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम नाइट्रेट के अंदर देखिए ये Na+ है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर NO3- है, तो -1 फिर उसके बाद में देखो +1 इस तरफ आ गया, -1 इस तरफ आ गया, और दोनों का 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो Na के पास में 1 नहीं लिखना है, NO3 है उसके पास में भी 1 नहीं लिखना है, तो अपना सूत्र क्या बन गया? NaNO3। अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र आप बनाओगे, क्योंकि नाइट्रेट का आपको पता ही है आयन NO3-, पोटेशियम का K+, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैं बना के देता हूं। इसके साथ में आपको 2 और सूत्र यहां पर समझाता हूं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपके 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों में दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सबसे पहले तो आपका जो सवाल इसमें लिखा हुआ है वही समझा देते हैं। कैल्शियम का आपको पता ही है, अभी मैंने शायद सॉल्व किया था एक कैल्शियम के ऊपर, नहीं किया तो फिर भी आप देख लो। Ca+2, कार्बोनेट का होता है CO3-2। अब देखो यहाँ +2, यहाँ -2 और +2, दोनों को इस तरफ एक दूसरे के क्रॉस में लाना है, इस -2 को इस तरफ लिखना है, और यहाँ पर भी 2। फिर मैंने आपको बताया था कि जब दोनों संयोजकताओं के अंदर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग जाना है। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है एक बार, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है एक बार, दोनों तरफ 1 आ गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। Ca की सीध में Ca और CO3 की सीध में CO3, तो ये क्या बन गया? CaCO3। अगर आपको दिख नहीं होगा तो यहाँ लिख रहा हूँ वापस
CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। फिर उसी प्रकार से सोडियम का बाइकार्बोनेट है। तब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, सोडियम का प्रतीक होता है Na+। क्या होता है? Na+। और बाइकार्बोनेट, इसको अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और बाइकार्बोनेट, दोनों नाम इसके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है या सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, दोनों का समान नाम है, सूत्र भी समान है। तो यहाँ पर देखो बाइकार्बोनेट है, उसका प्रतीक होता है, यानी कि आयन होता है HCO3-। क्या होता है? HCO3-। अब ये बहुपरमाणु का आयन है और ये एकल परमाणु का आयन है। अब देखो इसका ऊपर संयोजकता है वो +1, इसके ऊपर संयोजकता है वो भी 1 है। फिर यहाँ पर देखो ये जो +1 है उसको इस तरफ लेकर जाना है, -1 है उसको इस तरफ लेकर जाना है, प्लस माइनस भूल जाना, एक एक लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है? सोडियम की सीध में सोडियम लिखा और बाइकार्बोनेट की सीध में बाइकार्बोनेट वो लिख दिया। तो इसका प्रतीक क्या हो गया या इसका सूत्र क्या हो गया? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3। अब देखो अब अपने को सीखना है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सीखना मतलब बनाना है। तो सोडियम का प्रतीक Na+ और कार्बोनेट का है CO3-2। क्या Na+ तो +1 संयोजकता, इसकी -2 संयोजकता, -2 संयोजकता इस तरफ आएगी, +1 संयोजकता इस तरफ आएगी, प्लस माइनस आपको भूल जाना है। Na की सीध में कितना? Na की सीध में 2, तो 2 इसके पैरों में लिखना है और CO3 की सीध में 1 है, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका सूत्र क्या हुआ? Na2CO3। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका सूत्र आप लिखोगे, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg+2, कार्बोनेट का प्रतीक है CO3-2। ये आप कर सकते हो पिछली स्लाइड को देख के। फिर यहाँ पर एक सवाल आया है जिंक सल्फेट। क्या सवाल है? जिंक सल्फेट का सूत्र लिखना है। अब जिंक सल्फेट का सूत्र लिखना है, उसके साथ में अपने को 2 सूत्र और लिखने हैं। एक सूत्र है जिंक सल्फाइड का, किसका है? जिंक सल्फाइड का। उसके अलावा जो दूसरा सूत्र है वो है जिंक सल्फाइट का। कंफ्यूजिंग है नहीं? और एक तीसरे वाला है वो जिंक सल्फेट। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इनके प्रतीक। Zn का प्रतीक होता है, सॉरी जिंक का प्रतीक होता है Zn+2। यहाँ पर भी लिखेंगे Zn+2 और यहाँ पर भी लिखेंगे Zn+2। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर सल्फाइड है, उसका प्रतीक होता है S-2। सल्फाइट का प्रतीक है SO3-2 और सल्फेट का प्रतीक है वो SO4-2। मतलब तीनों में माइनस है, सल्फाइड का भी माइनस है, सल्फाइड का माइनस है और सल्फेट का माइनस है। लेकिन इनके जो प्रतीक है उनके साथ अंदर जो परमाणु की संख्या है वो अलग अलग है। एक में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, एक में ऑक्सीजन 3 और एक में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब सूत्र बनाना आसान है, ये +2 है या -2 है, -2 इस तरफ आ गया, +2 इस तरफ आ गया। ठीक है ना? तो दोनों तरफ 2 2 का भाग जाएगा, तो संयोजकता हो जाएगी आधी, 1 और इसके में भी 2 का भाग जाएगा 1। ठीक है ना? अब आप तो आप सिंपल है, Zn की सीध में 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सल्फाइड की सीध में 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। क्या आ गया? जिंक सल्फाइड ZnS। अगला सूत्र है जिंक सल्फाइड का, उसमें भी देखो Zn का +2, सल्फाइड का -2। ठीक है? तो ये +2 इस तरफ आ गया, -2 इस तरफ आ गया, प्लस माइनस का आपको भूल जाना है। ठीक है ना? तो ये तो सिंपल ही है, इसका भी आधा हो गया 1, इसका भी आधा हो गया, ठीक उसी प्रकार से जो आगे लिखा हुआ है। Zn का Zn और सल्फाइड का सल्फाइड ZnSO3। दोनों तरफ 1 1 था तो आसान था। यहाँ जिंक सल्फेट +2, ठीक है, यहाँ पर भी -2, -2 और +2 एक दूसरे क्रॉस में आ गए। ठीक है, प्लस माइनस भूल जाना है। ठीक है, 2 2 लिखना है, इसको आधा करेंगे 1 1 आएगा। ठीक है ना? फिर Zn की सीध में 1 और SO4 की सीध में भी 1 और दोनों तरफ 1 लिखने की जरूरत नहीं। Zn SO4 का सूत्र क्या हुआ?
ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट का सूत्र क्या हुआ, मैंने ZnSO4 ही बोल दिया। अब कॉपर सल्फेट, अब देखो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है ना, Cu+2 आएगा इसका, और सल्फेट का SO4-2, सिर्फ कॉपर लिखा हुआ है इसका मतलब Cu+2 है, ठीक है ना। अगर Q+ या क्यूप्रिक लिखा हुआ था ना, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तांबा होता है ना, तांबा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर, ठीक है। और कॉपर का लैटिन नाम है क्यूपरम। क्या नाम है? क्यूपरम। अब कॉपर क्या करता है, अपनी दो संयुक्ताएं दर्शाता है, ठीक है ना। एक में तो इसकी संयुक्ता होती है Cu+, और प्लस लिखा हुआ मतलब +1, ठीक है। और एक में इसकी संयुक्ता होती है Cu+2। अब जब कहीं पर भी इस क्लियरली ये लिखा हुआ है कि क्यूप्रस है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्यूप्रस, ठीक है। तो क्यूप्रस लिखा हुआ है तो वहां पर आपको लिखना है Cu+, Q+ मतलब Cu+, ठीक है। और इसके बाद में क्यूप्रिक है तो वहां पर लिखना है क्यूप्रिक है, तो वहां पर आपको लिखना है Cu+2। ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो कॉपर लिखा हुआ है, सिंपल कॉपर, इसका मतलब आपको +2 संयुक्ता ही लेनी है क्योंकि वो ज्यादा स्थायी होती है। तो Cu+2 SO4-2, ठीक है। इसका संयुक्ता +2 है, इसकी संयुक्ता -2 है। ये दो इस तरफ आ जाएंगे, ये दो इस तरफ आ जाएंगे, CuSO4। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, इसको काट दिया, एक आ गया, इसको काट दिया तो एक, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका आप बना सकते हो एल्यूमिनियम +2, सॉरी एल्यूमिनियम +3, और सल्फेट है वो -2, ठीक है। तो ये +3 लिख दिया, यहाँ पर -2 लिख दिया, प्लस ये +3 इस तरफ आ गए, -2 इस तरफ आ गए, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। एल्यूमिनियम की शीट में 2, और ये जो सल्फेट है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये मैं करवाता नहीं लेकिन फिर भी देखो इस कंडीशन के लिए मैंने करवाया। अब यहाँ पर सल्फेट है, बहुपरमाणु का आयन है, तो यहाँ सल्फेट के चारों ओर अपन कोष्टक बनाएंगे, और फिर जो इसकी सीध में है, अब देखो SO4 है ना, इसकी सीध में अब क्या है? 3 है, ठीक है। तो इसकी सीध में जो है उसका अपन यहाँ पर बाहर संख्या लिख लेंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हुआ? Al2SO4 या Al2SO4 थ्राइस। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम में NH4+, ठीक है, ये बहुपरमाणु का आयन है, और फॉस्फेट है PO4-3, ठीक है ना। तो NH4+ है मतलब +1 है, यहाँ पर -3 है, NH4 में प्लस है तो वैसे लिख लेते हैं NH4+ या NH+ और फिर आगे 4 लिख लेते हैं। तो ये इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको लिखना है ऐसे ही NH4 और ये ऊपर प्लस लिखना है, PO4, 4 नीचे लिखना है, और -3, तो यहाँ पर -3 ऊपर लिखना है। तो ये कुछ आपको सावधानी है वो बरतनी है। फिर वापस यहाँ आ जाते हैं, ये एक इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस है वो भूल जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा? NH4 है, उसके बाहर कितना लिखना है? 3 लिखना है। कितना लिखना है? 3। क्यों? क्योंकि इसकी सीध में कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और कोष्टक क्यों बनाया? क्योंकि बहुपरमाणु का आयन है। बहुपरमाणु आयन के बाहर जब एक से ज्यादा संख्या लिखते हैं तो बहुपरमाणु आयन को कोष्टक में बंद किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर PO4 है, और PO4 के सीध में 3 लिखा हुआ है, तो ये इसका सूत्र होगा NH4 थ्राइस PO4। फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, उसका सूत्र शायद आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम Al+3 PO4-3। इसको भी मैं करवा लेता हूँ। देखो यहाँ पर +3 है या -3 है, दोनों तरफ एक जैसी संख्या है, ठीक है ना। तो यह थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों में 3 का भाग जाएगा। लेकिन पहले अपने को क्या करना है? प्लस माइनस भूल के 3 इस तरफ और ये 3 इस तरफ लिखना है। इसमें 3 का भाग जाएगा एक बार, इसमें 3 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की सीध में कितना आएगा? 1। PO4 की सीध में कितना आएगा? 1। लिखने की जरूरत नहीं, AlPO4। फिर फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड।
अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले मैंने आपको दो शब्द बताए थे। एक शब्द बताया था क्यूप्रस, क्या बताया था? क्यूप्रस। एक शब्द बताया था क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। क्यूप्रस का प्रतीक होता है Cu प्लस, क्यूप्रिक का प्रतीक होता है Cu+2। अब ठीक उसी प्रकार से जो आयरन होता है, लोहा, लोहा या आयरन, लोहा या आयरन है, उसमें भी आयरन की संयोजकता है वो परिवर्तनशील संयोजकता है, मतलब ये +2 भी दर्शाती है, +3 भी दर्शाती है। तो जब आयरन +2 संयोजकता दर्शाती है, Fe+2 होती है उसकी संयोजकता, तो उसको बोलते हैं फेरस। और जब इसी की संयोजकता +3 होती है, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। तो देखो इन दोनों में जो छोटी संयोजकता होगी उसको तो उसके आगे लगेगा अस, ठीक है, मतलब क्यूप्रस है उसमें आपको अस नजर आएगा पीछे की तरफ, और क्यूप्री के उस वर्ड के अंदर जो पीछे की तरफ जो साउंड आपको नजर आएगा वो आएगा इक। क्या आएगा? इक। फेरस के अंदर, दोनों के अंदर आप कंपैरिजन करो तो इसकी संयोजकता +2 है, इसकी संयोजकता +3 है, जिसकी संयोजकता ज्यादा वहां पर इक आएगा, और जिसकी संयोजकता कम, दोनों के फिर आपस में कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अस आएगा। जो फेरिक है उसके संयोजकता आयरन के ऊपर कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर +3 है, यहाँ -2 है, तो ये 3 इस तरफ आ गया, 2 इस तरफ आ गया, इसकी सूत्र हो जाएगा Fe2, Fe2, और O की स्थिति में कितना है? 3, Fe2O 3। इस प्रकार से फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड में Fe+2, ऑक्सीजन का O-2, +2 इस तरफ, -2 इस तरफ, प्लस माइनस भूल जाना है, 2 क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर FeO आएगा। FeO कैसे आया? क्योंकि ये 2 है, उसमें 2 का भाग गया एक बार, इस 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, इसका सूत्र बना FeO। जिंक फॉस्फेट आप कर सकते हो, जिंक फॉस्फेट आपको करना है Zn+2, और फॉस्फेट का है PO4 -3, ये आप करोगे। कैल्शियम का भी आप करोगे Ca+2 HCO3 -2। अगर कोई भी डाउट है तो आप वापस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।